दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की हो या फिर हो पाश्चात्य कला की। जैसा कि आप लोग अगर मेरी वीडियो रोज देख रहे हैं परमानेंट, तो आपको पता होगा कि हमने प्रागैतिहासिक काल से लेके ताम्रपाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, 16 उसके बाद का सारा वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद, जोगीमारा की गुफाएं, मौर्य काल और उसके बाद अजंता की गुफाएं, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सभी गुफाओं की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज उपलब्ध करा दी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पाल शैली। मध्यकाल में जब हमारी भित्ति चित्रण कला धीमी पड़ने लगती है, भित्ति चित्रण परंपरा धीमी पड़ने लगती है, तो एक नई शैली, एक नई कला के रूप में हमारी भारतीय कला उन्नति करती है या नई कला के रूप में प्रचलित होती है। तो आज उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे और आपके साथ कुछ प्रश्नों के साथ और उस शैली से संबंधित चित्रों के साथ चलेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपको मैं क्लियर करवाती हुई चलूंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूरे चैप्टर वाइज क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी इस पर। और पाश्चात्य कला के भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। हर रविवार को मैं आपको पाश्चात्य कला के एक टॉपिक की वीडियो उपलब्ध कराती हूँ, तो आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पाल शैली। और ये जो यहाँ पर सिंबल बने, आप कहेंगे क्यों बने हैं, तो मैं आपको बता दूं, पाल शैली में बड़ी बड़ी सी आँखें और एक नुकीली नाक का चित्रण हुआ है, तो इसलिए उसके सिंबल मैंने बना दिए थे। चलिए शुरू करते हैं पाल शैली। पाल शैली की बात करने से पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि जाननी भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी शैली को पढ़ रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता है तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये संबंधित कहाँ से है, क्या सिस्टम था, किस काल की थी। तो अगर पूछा जाए पाल शैली किस समय में आएगी, तो ये मध्यकाल के अंतर्गत आ जाएगी। इसका समय मध्यकाल था। और मध्यकाल जब हमारी भारतीय चित्रकला में भित्ति चित्रण परंपरा भारत में मंद पड़ गई, या हम कहें बिल्कुल ना के बराबर हो गई, तो उस समय क्या हुआ कि मध्य भारत में, दक्षिण भारत में मूर्ति कला ज़्यादा चल रही थी। मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मूर्ति कला और मंदिरों का निर्माण बहुत अच्छी स्थिति में हो गया। मूर्ति कला और मंदिरों का निर्माण उन्नतिशील हो गया। और जो हमारी भित्ति चित्रण परंपरा थी, जो अजंता में थी, जो हमारी बादामी में थी, जो हमारी बाघ में थी, सिगिरिया में, सित्तनवासल में, ये सभी गुफाओं में भित्ति चित्रण परंपरा हमने देखी। लेकिन अब वो 7वीं शताब्दी में, देखिए सित्तनवासल की गुफाएं आपकी 7वीं शताब्दी में बनी हुई हैं। तो उस समय से भित्ति चित्रण परंपरा मंद हुई और मूर्ति कला और मंदिरों का निर्माण, या हम कहें स्थापत्य कला की काफी अच्छी उन्नति हुई। अतः जब हम देखते हैं ना कि मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मूर्ति कला की जगह भित्ति चित्रण नहीं कम हुआ, लेकिन फिर भी जब मंदिरों का निर्माण हुआ, जब यहाँ पर मूर्तियां बनी, तो कुछ भित्ति चित्रण भी हुआ। तो मध्य भारत और दक्षिण भारत में भित्ति चित्रण चल रहा था। लेकिन इधर जब हम आते हैं पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भित्ति चित्रण परंपरा बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। उत्तर भारत की भित्ति चित्रण परंपरा समाप्त हो गई और उसके बाद क्या हुआ, 8वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में ही चित्रण की एक नई शैली का प्रारंभ हुआ, जिसे हम पोथी चित्रकला या पोथी शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पाल शैली पोथी शैली के नाम से जानी जाती है। एक चीज और यहाँ पर आपको याद रखनी है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक लेके। अगर आप बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे हैं तो नोटबुक ले आइएगा, या दोबारा आप इस वीडियो को सुन के ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि किधर चित्रकला थी, किधर मूर्तिकला स्पेशल हो रही थी, किधर चित्रकला मध्यम पड़ रही थी, ये सारी चीजें। दक्षिण भारत में बने जो बहुत सारे भित्ति चित्र थे लगभग नष्ट हो चुके हैं। जो दक्षिण भारत में मध्यकाल में बन रहे थे भित्ति चित्र, वो नष्ट हो गए हैं लगभग। केवल एलोरा की गुफाएं ऐसी हैं, कौन सी, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, जहां पर हमको भित्ति चित्रण मिलता है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं जहां पर हमको भित्ति चित्रण मिलता है, लेकिन उनमें भी जो है अपभ्रंश शैली के समान चित्र है। ठीक है, तो हमारी जो मध्यकाल की कला है
ये इसके समान अपभ्रंश शैली के समान एलोरा के चित्रण मिलते हैं। एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र जो मिले भी हैं वो आपके अपभ्रंश शैली के समान है। यहाँ आपका एक और पॉइंट हो जाता है, एक और बहुत अच्छा बिंदु मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं संपूर्ण मध्यकाल का समय रहा 700 से 1550 एडी या ईस्वी। ठीक है, एडी या ईस्वी। 700 से 1550 ईस्वी के मध्य जो समय रहा उसे मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, फिर मध्यकाल, फिर पुनरुत्थान काल आ जाता है जिसमें आती हैं आपकी राजस्थानी, दक्षिणी, मुगल व पहाड़ी शैलियाँ। ठीक है, तो यहाँ अभी मध्यकाल जिसको दो भागों में बांटा गया, मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, 1 और 2। ठीक है, पहले पूर्व मध्यकाल मतलब पहले का समय और दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की जब हम बात करें तो यहाँ राजपूत शैली चलती है और पूर्व प्राकृत शैली का चित्रण हुआ यहाँ पर। 700 से 1200 ईस्वी के मध्य यहाँ पर पाल शैली का जन्म होता है या पाल शैली का समय रहता है। किसमें आती है पाल शैली? पूर्व मध्यकाल में। मतलब अगर समय सीमा के हिसाब से इसे लगाने को आ जाए तो आप कैसे पहले लगाएंगे और किसे पहले लगाएंगे? तो आप पाल शैली को पहले लगाएंगे और अपभ्रंश शैली को बाद में लगाएंगे, क्योंकि आप यहाँ समय देख रहे हैं 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य जो शैली हमारी चलती है वो होती है पाल शैली। तो पूर्व मध्यकाल में आती है। मध्यकाल के दो भाग हुए थे। दूसरा जो भाग था वो था उत्तर मध्यकाल, जिसमें आता है सल्तनत काल। आप लोग जब पढ़ेंगे सल्तनत काल में तो विजयगढ़ की कला और आपकी अलग अलग क्षेत्रों की कला को जब हम मांडू की कला पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब चीज़ें जब आप सल्तनत काल में पढ़ेंगे तो आप मांडू की कला, विजयनगर की कला, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और सल्तनत काल जब हम देखेंगे ना तो बाद में कुछ समय इसका आगे होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। अपभ्रंश शैली 1200 से 1550 तक जो रहेगा वो आपका सल्तनत काल रहेगा। ठीक है, लेकिन अब समय सीमा की दृष्टि से अपभ्रंश के बाद आएगा आपका सल्तनत काल, ये भी याद रखिएगा। समय सीमा की दृष्टि से जब आप नेट के पेपर में क्रमवार लगाने को आता है तो ये भी ध्यान रखना। अपभ्रंश शैली जो है 8वीं से 16वीं शताब्दी तक चलती है। अगर उल्टा क्रम में लगाया कि समाप्त कौन सी पहले हो गई तो सल्तनत काल की कला या ये। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली 8वीं से 16वीं शताब्दी तक चलती है, जिसमें दो भाग होते हैं, जैन शैली और गुजरात शैली। तो अपभ्रंश शैली को हम पढ़ेंगे बाद में। आज हम जो टॉपिक, जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में पाल शैली। क्लियर हो गया होगा, आशा करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें कि दो भाग हुए, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में राजपूत शैली, पूर्व प्राकृत शैली और 700 से 1200 ईस्वी के मध्य पाल शैली का समय रहता है। उत्तर मध्यकाल में सल्तनत काल आ जाता है 1200 से 1550 तक। अपभ्रंश शैली रहती है 8वीं से 16वीं शताब्दी तक और 16वीं शताब्दी में मेवाड़ शैली जो होती है आपकी, यहीं से राजस्थानी शैली का आरंभ होता है। मेवाड़ शैली में अपभ्रंश शैली के कुछ आपको साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ये मेवाड़ शैली में मिलकर राजस्थानी शैली के रूप में अपभ्रंश शैली का परिवर्तन हो जाता है। मूल में आपकी अपभ्रंश रही थी जब निर्माण हुआ राजस्थानी का। और अपभ्रंश शैली को भी दो भागों में बांटा गया, जैन शैली और गुजरात शैली। तो ये आपको क्लियर हो गया। आज हम पढ़ने वाले हैं जो पॉइंट वो है पहला। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे पाल शैली की। तो आप लोगों को बताना है पाल शैली की समय सीमा क्या रही और पाल वंश की स्थापना किसने की थी। लास्ट में मैंने कुछ प्रश्न भी दे दिए हैं वीडियो के, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनके उत्तर भी आपको मैं दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक भी पॉइंट आपको यहाँ नहीं छूटेगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है आपको पोथियों में, तो मैं आपको पोथियों की याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको ट्रिक से याद करने में अच्छा लगता है तो आप उसे याद कर सकते हैं। तब तक के लिए हम बताते हैं आपको पाल शैली। तो पाल शैली की समय सीमा क्या रही आपने बताई, 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य। अभी हम लोग देख के आए पूर्व मध्य काल में जो शैली हमारी पनपी वो थी पाल शैली। 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य जो शैली भारत में चली उसे पाल शैली कहा गया। इसका चरम काल अगर जो था तो वो 10वीं शताब्दी था। इसका मतलब सबसे अच्छा चित्रण, चरम काल मतलब
किस समय सबसे अच्छी स्थिति में थी? तो 10वीं शताब्दी में पाल शैली सबसे अच्छी स्थिति में थी। ठीक है, पाल शैली का नामकरण किसने किया? आपको बताना है कि कौन विद्वान थे जिन्होंने नामकरण किया, मतलब इसको किसने पाल शैली नाम दिया। तो आप देखेंगे कि पूर्वी शैली या नाग शैली लामा तारानाथ ने कहा है। किसने कहा है? तो लामा तारानाथ ने कहा है। दूसरा बिहार शैली, हेलेन रुबिन्सो ने कहा है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्पेशली नाम डाल के चित्रकार का या जिसने नाम दिया है उसका नाम, ये तिब्बती इतिहासकार थे, ये आपको याद रखना है। तारानाथ जो थे तिब्बती थे। ठीक है, तिब्बती थे। ठीक, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये कट गया, कटा नहीं है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने क्या नाम दिया है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पूर्वी शैली लगाएंगे, 1 पॉइंट आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दूसरा पूछ लेता है कि आप कि बिहार शैली नाम पाल शैली को किसने दिया? तो पाल शैली को बिहार शैली नाम दिया आपके हेलेन रुबिन्सो ने। किसने दिया? हेलेन रुबिन्सो ने। 1 पॉइंट ये भी आपका बन जाता है। अच्छा, पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में पूछ लेता है कि कौन कौन से थे? तो बंगाल, बिहार और नेपाल। ठीक है, इनमें भी अगर तीनों हैं ऑप्शन में, एक और कोई ऑप्शन में है तो आप बंगाल को चुनेंगे। ये भी 1 पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों चुनेंगे बंगाल को? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाल शैली का जहाँ पर कार्य हुआ है पाल शैली में वो है बंगाल शैली। ठीक है, और इसीलिए इधर हेलेन रुबिन्सो ने इसको, बिहार इसका एक स्थान था जहाँ पर बंगाल शैली पाल शैली में काम होता था, इसलिए इसको नाम दिया गया है पाल शैली हेलेन रुबिन्सो के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि पाल शैली का क्षेत्र क्या था? पाल शैली भारत के किस भाग में थी? पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में? ये आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको आगे इसका आंसर दूंगी कि पाल शैली भारत के किस भाग में थी। तब तक आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि पाल शैली भारत के किस भाग में पनपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो है कुल पोथियों का आता है कि पाल शैली में कुल कितनी पोथियां हैं। अपभ्रंश की और पाल शैली की पोथियों में बहुत हौच पौच हो जाता है, सब गड्ढम गड्ढम मिक्सअप हो जाता है। जितना होता है, इधर से आती हैं पाल शैली की पोथियाँ, इधर से आती हैं अपभ्रंश की पोथियाँ, और स्टूडेंट हो जाता है बीच में कंफ्यूज, कौन पाल की, कौन अपभ्रंश शैली की या कौन जैन शैली की। तो दोनों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आपको पाल शैली की पोथियाँ याद कर लेनी है, और जैन की इतनी सारी हैं कि उनको आप निकालने में मुश्किल करोगे, पर पाल की निकाल लोगे आराम से। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। कुल 24 पोथियां हैं, ये याद रखिए। पाल शैली में कुल कितनी पोथियां हैं? टोटल 24 पोथियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, या 24 पोथियां पाल शैली में प्राप्त हुई हैं। अच्छा, पोथियों की भाषा क्या थी? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी पोथियां हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 पोथियां। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। पोथियों की भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, पोथियों की भाषा क्या थी? पाली थी। लिपि देवनागरी थी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र दिया है, तो कुछ अक्षर आपको यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। जैसे ये लिखा है दी, आ, ए, ये पहले ऐसे अड़ा बनता था ना, तो ये अड़ा, यता, दी, रा, तो इनकी लिपि, जिस लेखन के लिए जो अक्षरों का प्रयोग हुआ वो आपकी क्या थे? नागरी शैली, देवनागरी शैली की थे। देवनागरी जो संस्कृत की भाषा थी। ठीक है, पाली का जन्म भी संस्कृत से हुआ है। ठीक है, लेकिन पाली जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए इसे ग्रंथ, जो हमारे पाल शैली के ग्रंथ थे, इनमें आपकी देवनागरी लिपि और पाल शैली का प्रयोग किया गया है। जो भाषा थी पाली का प्रयोग किया गया। क्यों पाली का प्रयोग किया गया? क्योंकि उसे साधारण जन समझ सकते थे। ठीक है, अब ये पाली लिखी हुई है। पोथी चित्रण का अर्थ ये है कि दोनों साइड आपको इधर वो लिख देते थे और बीच में छोटे चित्र बना देते थे। ठीक है, छोटे चित्र बीच में ये बना देते थे, ये चित्र, इसीलिए ये लघु चित्र शैली कही जाती है। अब तक जो शैली हम पढ़ रहे थे वो भित्ति चित्र थी, जो दीवालों पर बनाई जाती थी। इसे लघु चित्र शैली या पोथी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। तो पोथी चित्रण कहाँ से आरंभ होता है? पाल शैली से आरंभ होता है। लघु चित्रण कहाँ से आरंभ होता है? पाल शैली से आरंभ होता है। ठीक है, और लघु चित्रण का चरम विकास कहाँ होता है?
तो ये भी आपको याद रखना है। लघु चित्रकला का चरम विकास मुगल शैली में होता है, ठीक है, लघु चित्रण का। तो ये मिनिएचर पेंटिंग जिसे कहते हैं या लघु चित्रकला कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लिपि देवनागरी थी। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोथियों का आकार क्या था। बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोथियों का आकार क्या था। तो ये पॉइंट आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिएगा। 22.22 सही 1/2, ठीक है, यहाँ 22 सही 1/2 बाई 2 सही 1/2 इंच, ठीक है। पोथियाँ बहुत बड़ी और काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, 22 इंच की थी, या हम कहें 22.5 इंच की थी इनकी लंबाई, ठीक है ये। और ये चौड़ाई इनकी क्या थी, 2 सही 1/2 इंच। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अगला पूछेगा तो क्या पूछेगा कि पाल शैली की चित्रण का विषय क्या था। पाल राजा जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और पाल शैली का चित्रण विषय क्या रहा है, महात्मा बुद्ध व महायानी देवी देवताओं का चित्रण। आपको पता होना चाहिए कि पहली शताब्दी में जब चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के समय में, तो बौद्ध धर्म के 2 भाग हो जाते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है, हीनयान और महायान, ठीक है। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध के सिंबॉलिक चिन्हों का, या हम कहें सिंबल्स की पूजा होती थी, उनका चित्र बनाना मना था। और महायान में क्या था कि यहाँ चित्र बनाए जाते थे। तो महायानी देवी देवताओं का और महात्मा बुद्ध का अंकन आपकी पाल शैली में मिलता है, ठीक, पाल शैली में चित्रण हुआ है। आपको बता दूं, कट्टरता की दृष्टि से जो है वो हीनयान ज़्यादा कठिन था और इसमें कुछ लचीलापन था महायान में, इसलिए लोग महायान को ज़्यादा अपनाने लगे थे, क्योंकि स्त्रियों का प्रवेश हीनयान में वर्जित था और महायान में स्त्रियों को प्रवेश दे दिया गया था। तो ये आपके पाल शैली में, या हम कहें महात्मा बुद्ध के जो हीनयान और महायान है दोनों में अंतर था। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है कि पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी कौन सी थी। मैंने आपको बता दिया कि 24 पोथियाँ हैं, है ना, 24 पोथियाँ जिनकी भाषा पाली है, जिनकी लिपि देवनागरी है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और बार बार हमें लगता है सैकड़ों बार यह पूछा गया है कि पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी कौन थी। आपको कमेंट में बताना है और मैं इनके बाद में आपको बताऊंगी कि कौन सी पोथी पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी थी, ठीक है। इसके बाद प्रमुख पोथियों को हम देख लेते हैं। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, क्या अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, जो कि ताड़पत्र पर प्रथम चित्रित ज्ञात पोथी है। पाल शैली की ताड़पत्र पर प्रथम चित्रित ज्ञात पोथी है। देखिए ध्यान से सुनेंगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। और ये अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता आपकी संग्रहित कहाँ है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में संग्रहित है। संग्रह भी पूछा जाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर प्रथम चित्रित ज्ञात पोथी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखी हुई है। अगली जो है पंचशिखा है। पंचशिखा यह भी आपकी पाल शैली की पोथी है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के पुस्तकालय में यह संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के पुस्तकालय में संग्रहित है। अगली पोथी है आपकी गंधव्यूह, जो कि श्वेताश्वरोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है। अगली है आपकी कर्णदेव गुहा, यह भी आपकी एक पोथी है। तो ये कुछ आपकी पोथियां हैं। अब आपको बता दूं कि पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी कौन सी है, तो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा, आप लोग कमेंट करते रहा करिए तो अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ा हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता जो है आपकी पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक
क्वेश्चन और आपका बन जाता है। इसका लेखक जो था, आपको बता दूं, अष्टशास्त्र का प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। किसी को क्या पता है कि इसका चित्रण और लेखन कब हुआ है? नागार्जुन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन सी? अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, जो कि आपकी पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी थी, ठीक है, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई। और इसका समय जो रहा है ना, 999 के आसपास इसे लिखा गया है, ठीक है। 999 में इसे चित्रित किया गया है, ये भी याद रखना। कब चित्रित किया गया? तो 999 में इसे चित्रित किया गया। और 940, ठीक, कब? 940 में इसे लिखा गया। और पाल शैली की प्रथम चित्रित पोथी कौन सी है? आपकी अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता। तो ये पॉइंट इसलिए मैं बता देती हूँ कि आप यहीं पर पेंसिल या पेन जो भी लेके बैठे इन्हें आप नोट डाउन कर लें। ये पॉइंट्स आपको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी पोथियां हो गई अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, गंधव्यूह, कर्णदेव गुहा, ठीक है। इसके अलावा बोधिचर्या व्रत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में रखी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बोधिचर्या व्रत कहाँ रखी हुई है, तो आपको याद रखना है बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में ये पोथी रखी हुई है। पोथियों का आप देख सकते हैं कितना सुंदर चित्रण किया गया है, और इनका विश्लेषण भी मैं आपको आगे बताऊंगी। महामयूरी इनकी पोथी है, जो भारत कला भवन वाराणसी में रखी हुई है। साधन माला भी आपकी पाल शैली की पोथी है। तो आपकी पाल शैली की जितनी पोथियां हैं, अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, गंधव्यूह, पंचशिखा, कर्णदेव गुहा, बोधिचर्या व्रत, महामयूरी, साधनमाला, ठीक है। इसका एक सीधा सा सूत्र है, अष्टगंध पंच कर्ण बोध महासाधना, ठीक है। इसको थोड़ा गा के याद करिए। अष्टकर्ण बोध पंच, अष्टकर्ण गंध पंचबोध महासाधना। गंध पंचबोध महासाधना, ठीक है। ये आप याद रखिए, अष्टकर्ण गंध पंचबोध महासाधना। अब कैसे आपको इसमें याद है? अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, कर्णदेव गुहा, गंधव्यूह, पंचशिखा, बोधिचर्या व्रत, महामयूरी और साधनमाला। ये तो आपने निकाल ली कि आपकी सारी जो है पोथियां निकल गई पाल शैली की। इसके अलावा जो शैली पोथियां हैं वो आपकी आती हैं जैन शैली में। तो इम्पॉर्टेंट पोथियां पाल शैली की ये हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। पोथियां मोस्टली पोथियों का संग्रह कहाँ है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता या बोस्टन संग्रहालय लंदन में, दोनों जगह आपकी। बोस्टन संग्रहालय आपका जो अमेरिका में है, ठीक है। बोस्टन संग्रहालय और लंदन के संग्रहालयों में दो जगह पे संग्रहित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपको क्लियर रखना है कि कहाँ संग्रहित हैं, कौन कौन सी पोथियाँ हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछती हूँ कि जो आप अभी गंधव्यूह पढ़ के आए हैं उसमें कुल कितने चित्र हैं? आपसे पूछती हूँ, आपको कमेंट में बताना है। जो गंधव्यूह पढ़ के आए हैं उसमें कुल कितने चित्र हैं? इसके अलावा पाल शैली के प्रमुख रंगों की बात करें तो लाल, नीला, सफ़ेद, काला, बैंगनी, गुलाबी रंगों का प्रयोग आपकी पाल शैली में किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रंग भी पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और है कि पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, गंधव्यूह में जब चित्रों की हम बात करेंगे ना, तो 126 चित्र जो है आपकी गंधव्यूह में मिलते हैं, ये भी याद रखना। और आपको यहाँ पर बताऊं कि आपके पाल शैली में जो है स्वर्ण रंगों का या हम कहें सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है।
तो ये भी आपको याद रखना है, सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ मैं क्रॉस लगा देती हूँ। सुनहरे रंगों का या स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है और पीले रंग का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरीके से जब आप देखोगे तो ये पोथी आपको जैन शैली की लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पाल शैली की विशेषताएं भी देख लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से। कई बार विशेषताएं डाल देता है, उनकी आँखें, उनके चेहरे के विषय में, या उनकी एक विशेषता डाल के आपसे पूछ लिया कि ये कहाँ की विशेषता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी विशेषताओं को देखना। सबसे पहले आप याद रखिए, सवा चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि मुगल शैली में कितने चश्म चेहरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मुगल शैली में कितने चश्म चेहरों का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि चेहरे चश्म की दृष्टि से कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये भी बताना है। चलिए, सबसे पहले सवा चश्म चेहरे बने हैं पाल शैली में। नाक जो है अधिक लंबी है, परंतु गाल के बाहर नहीं निकली है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आप अपभ्रंश शैली को पढ़ेंगे तो उनकी नाक भी गाल के बाहर निकली और आंख भी काफ़ी बड़ी बनी हुई है। ठीक है, बड़ी आंखें बनाई गई हैं, आंखें बहुत बड़ी बनाई गई हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्क्रीन पर एक बड़ी सी आंख बनाई थी। आंखें बहुत बड़ी बनाई गई हैं। सिर जो है चपटा हुआ है, गोल सिर नहीं बनाया गया, चपटा हुआ सिर बनाया गया है। हाथ पैरों में अकड़न है, जब यहाँ देखेंगे ना आप तो ये चीज़ अकड़न है, बिल्कुल गोलाई या मुलायम या नरमी नहीं दिखाई देती इनमें। ठीक है, चित्रों में रेखांकन काले रंग से किया गया है। आप देख सकते हैं कि रेखांकन जो है काले रंग से यहाँ पर किया गया है। रेखाओं में प्रवाह है, लयात्मकता नहीं। अब यहाँ पर प्रवाह और लयात्मकता में अंतर बता दूं कि भाई सीधी रेखा है, टूटी फूटी नहीं है। ठीक है, ये सीधी रेखा है, इसमें कहीं टूट फूट नहीं है, तो इसमें प्रवाह है। ठीक है, लेकिन अगर ये रेखा ऐसे है तो इसमें लयात्मकता नहीं है। लयात्मकता के लिए हमें रेखा का प्रयोग करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें लयात्मकता है। जैसे आप अजंता की उंगलियां देखते हैं ना, तो काफी खूबसूरती से उंगलियों का निर्माण किया गया है। तो ये लयात्मकता है। ठीक है, अब उतनी अच्छी तो मेरी भी नहीं बन सकती, लेकिन ये लयात्मकता है। और अगर इसी हाथ को हम बना दें इस तरीके से, ठीक है, ये तो लयात्मकता हो गई। यहाँ जो आप देख रहे हैं झुकाव है, यही हाथ ऐसे भी तो बन सकता है ना। तो ये लयात्मकता यहाँ नहीं है, रेखाओं में प्रवाह है। तो आपकी पाल शैली की रेखाओं में प्रवाह है, लेकिन लयात्मकता नहीं है। दृष्टांत चित्रों में पर्याप्त अलंकारिकता है। दृष्टांत कहते हैं जहाँ पर कहानी को कहा गया हो। आपने प्यासा कौवा की कहानी जब देखी होगी तो उसमें क्या होगा कि एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिया जाता है कि एक कौवा प्यासा था। बच्चे पढ़ते हैं ना कहानी, तो उसमें एक कंकड़ डालते हुए दिखा देते हैं, ऐसे करके एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं। ऐसे दृष्टांत चित्रों में बहुत अलंकारिकता की गई है, जो कहानी सुनाते हुए चित्र हैं। एक तरीके से आप देखेंगे ना कि किसी कहानी को कहते हुए चित्र हैं, उनमें बहुत अलंकारिकता दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा अलंकारिकता है। तो ये चीज़ भी आपको पाल शैली की याद रखनी है। अब आ जाते हैं पाल शैली के कलाकारों के विषय में। ठीक है, पाल शैली के कलाकारों के विषय में धीमान और उनका पुत्र वित्तपाल जो था वो पाल शैली के कलाकार थे। क्या थे? पाल शैली के कलाकार धीमान और उनका पुत्र वित्तपाल थे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वन लाइनर हैं आपके लिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है ना तो आप नोट कर लीजिएगा। ये वो लाइनें हैं जैसे आप पढ़ते हैं ना, इतना इतना इतना, ये बहुत लंबी कहानी सुनाने के बजाय मैंने एक एक पॉइंट में आपको इनको रख दिया है, और आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने दे दिए हैं तो आपको बताना भी है। ठीक है, पाल शैली का विकास आपने पढ़ा, सीधे पूछ लेता पाल शैली का विकास कब और किसके समय में हुआ। तो आप याद रखिए, पाल शैली का विकास 9वीं सदी में धर्मपाल, देवपाल व महिपाल के समय में हुआ। ठीक है, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल के समय में हुआ। तीनों में से कोई एक मान लिया जाएगा, अगर तीनों पढ़े तो आप महिपाल को मानेंगे।
अगला जो बिंदु है जो आपसे पूछा जाता है, इस शैली के चित्र बंगाल में, बिहार में, ठीक है, बंगाल बिहार में 13वीं सदी तक तथा नेपाल में 16वीं सदी तक बनते रहे। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि बंगाल में कब तक बनते रहे, बिहार में कब तक बनते रहे, या नेपाल में किस समय तक पाल शैली में चित्रण होता रहा। तो आप देखेंगे ना, बिहार में 13वीं सदी तक, बंगाल में भी 13वीं सदी तक, ठीक है, और नेपाल में जो है 16वीं शताब्दी तक इसका निर्माण होता रहा, क्योंकि हमारे भारत में 16वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली का चरम हो जाता है। और इधर बिहार में भी, बिहार हमारे उत्तर प्रदेश और इधर मुगल शासन हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। नेपाल में 16वीं शताब्दी तक चित्र बनते रहे। अगला पूछा जाता है कि पाल शैली के चित्रों का अनुक्रम किसके आधार पर है। तो चित्रों का अनुक्रम अजंता के आधार पर है। कारण है इसका, बहुत स्पष्ट कारण है कि अजंता के भी चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और पाल शैली के भी चित्र जो हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यही कारण है कि अनुक्रम जो है, या हम कहें चित्रों के निर्माण का तरीका कैसा है, अजंता के आधार पर चित्रों का चित्रण हुआ है। लेकिन इसी के साथ नेपाली व तिब्बती शैली का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि बंगाल, बिहार, नेपाल, ये हमारे भारत के बॉर्डर पे लगा हुआ नेपाल इधर से चुपके से आ जाता है हमारे इसमें कला में, संस्कृति में, है ना। यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसलिए यहाँ पर इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। अगला है चित्रों का निर्माण दृष्टांत रूप में हुआ। दृष्टांत मैंने बता दिया, कहानी के रूप में, कहानी कहने की तरह से इनका निर्माण हुआ है। तो ये याद रखिएगा, दृष्टांत कहते हैं कहानी को, कहानी के रूप में हुआ है। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि पाल शैली के आरंभिक चित्र किस पर बने हैं। पर अभी जाइएगा नहीं, अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो मतलब है ना कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। वरना लोग वो भी होते हैं कि वीडियो को देखते हैं और स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें निचोड़ में भी निचोड़ चाहिए होता है, फिर एग्ज़ाम में भी वो निचोड़ ही करके आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और पूरी देखने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी थी, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मतलब है कि आपके अंदर लगन है अपने विषय के प्रति, अपने गोल के प्रति, और अपना जो अचीवमेंट पाना चाहते हैं आप उसके प्रति, उसमें ये सहयोगी होगी, ठीक है। आपके कमेंट में देखती रहती हूँ, जिस टाइम ये क्लास हो रहा होता है उस टाइम में मैं भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन होती हूँ और मैं पूरे कमेंट आपके देखती रहती हूँ, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। चलिए, पाल शैली के आरंभिक चित्र किस पर बने हैं, तो याद रखिएगा ताड़पत्र पर बने हैं। किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर, और सर्वाधिक भी ताड़पत्र पर बने हैं। अगर हम बात करेंगे कि बाद में कुछ एक चित्र कागज पर भी बने, ऐसा नहीं है कि कागज पर नहीं बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक बने हो या आरंभिक बने हो तो ताड़पत्र पर याद रखना। अगला है कि पाल शैली के चित्रों का आधार कौन सी शैली प्रदान करती है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताइए कि पाल शैली के चित्रों को आधार कौन सी शैली प्रदान करती है, किससे इन्होंने प्रेरणा लेकर या किससे सीख कर इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया, ये आप बताइए। अगला जो है, लघु चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये भी आप बहुत अभी मैं बता के आई हूँ, ये आपके एक तरीके से क्लास को सुनने के, आपके ज्ञान को जांचने का तरीका है। पाल शासकों के समय बंगाल में किस चित्रण का प्रचलन था, ये 3-4 क्वेश्चन आपके आगे हैं, अभी और भी हैं, ठीक है। तो आगे पाल शैली से जो वन लाइनर बनते हैं ना, उनके लिए पाल शैली के चित्रों का आधार कौन सी शैली प्रदान करती है, तो अजंता करती है, याद रखिए, अजंता। अब पूछ रहा है लघु चित्रण का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाल शैली से होता है। अभी मैंने आपको पोथी दिखा दी, तो वो भी आपको याद रखना है कि पाल शैली से लघु चित्रण का आरंभ होता है। पाल शासकों के समय में बंगाल में किस चित्रण का प्रचलन था, जब आपकी पाल शैली नहीं प्रचलित थी तो किसका प्रचलन था। जब ये बात आएगी ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पटचित्र प्रचलित थे और लोक कला और धार्मिक हिंदू ग्रंथों पर आधारित थे। क्या प्रचलित थे, तो ये भी याद रखिए आप लोग, पटचित्र, ठीक है। पटचित्र प्रचलित थे जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर और लोक कला पर आधारित थे।
अब बात आती है पाल शैली के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के रूप में, प्रश्नों के रूप में वन लाइनर आपको दे दिए हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। कमेंट करते रहिएगा, मैं देख रही हूँ, ठीक है। कुल और महत्वपूर्ण बिंदु, हम कहें कुल बिंदु तो नहीं कह सकते हैं, हम कहेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। कुल तो हमने आपको सब समझा दिया, कुल मतलब टोटल। इस विधि के प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें, अभी जो हमने कहा ना कि आपके बंगाल में पटचित्रण चल रहा था, उसी समय में पाल शैली आती है, तो उस पाल शैली के चित्रण में जो चित्रकार अन्य हैं जो उस विधि में काम किए हैं, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास। वैसे आपने देखा ना कि पाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो धीमान और उसका पुत्र वित्तपाल ने चित्रण कार्य किया है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के रूप में जो पॉइंट्स छूट रहे थे उनको दे दिया है, तो आपको बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। चलिए, मैं नंबर भी दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। अपने आप अपने पॉइंट्स का आकलन कर लीजिएगा कि आपने वीडियो को कितना सुना है या आपका पूर्व ज्ञान कितना है। अगला था पाल शैली के चित्रों का आधार क्या है, ठीक है, ये भी 4 पॉइंट का है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 पॉइंट, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 5, 4 पॉइंट, मूलगंध कुटी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम विश्वविद्यालय भागलपुर के संस्थापक कौन थे, इसके भी 4 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, पाल वंश का अंतिम शासक, 4 पॉइंट। अब जोड़ लीजिए, 4 छंग 24, 24 पॉइंट्स हैं। आपके कितने आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, अगर आपने बता दिया है, आपने कमेंट किया है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं देख रही हूँ। गोपाल, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। पाल शैली के चित्रों का आधार क्या था, अजंता थी, है ना। पाल शैली के चित्रों का आधार क्या था, अजंता। और अगर ग्रंथ की बात आए आधार में, यहाँ पर अजंता तो उनका चित्रण तकनीकी थी, यहाँ पर सब उड़ गया। हाँ, तो यहाँ पर आएगा प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, क्योंकि उसी के आधार पर तो चित्रण हुआ है। अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता पाल शैली के चित्रों का आधार था। अगर आपने आंसर दिया तो 4 पॉइंट आपके। अगला था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, आपको बताना है कमेंट में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, धर्मपाल, ठीक है। अगला है आपका मूलगंध कुटी का संस्थापक कौन था, मूलगंध कुटी के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, गोपाल, ठीक है। कौन थे, मूलगंध। अब ये कैसे याद रखोगे, मूल मतलब शुरुआत, तो भैया पाल वंश का मूल क्या है, गोपाल है जिन्होंने शुरुआत की है, तो मूल गंध कुटी के संस्थापक गोपाल थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके धर्मपाल थे, जो सोमपुरी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कहाँ, सोमपुरी बंगाल, ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रम विश्वविद्यालय भागलपुर के संस्थापक कौन थे, तो मैंने पूछा है, आपको कमेंट करना है। इसके भी संस्थापक कौन हो जाएंगे, धर्मपाल हो जाएंगे। ये एक पॉइंट 4 नंबर इसलिए दिए ना मैंने, क्योंकि आपके टीजीटी और पीजीटी में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक प्रश्न गलत करते हैं, मतलब आप 4 नंबर को कम करके आ गए, और एक उस किसी और ने सही करके आपसे मेरिट आगे कर ली। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, अगर ये आ जाए तो याद रखना, मदन पाल। तो ये थी कुछ आज की जानकारी, आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मन से। मिलेंगे हम फिर। और हाँ, आपको बता दूं कि डेली आपको शाम को 8 बजे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं लाइव क्लास में, ठीक है। तो वो लगभग 20 प्रश्नों और कुछ आधुनिक चित्रकारों के चित्र
मैं आपको क्लास में देती हूँ, सॉल्व करवाती हूँ, तो आप लोग क्लास में जुड़िए और क्लास को कंटिन्यू देखिए, ताकि जब क्वेश्चन होते हैं ना, पुटअप होते हैं, तो उनके साथ कई चीज़ें मैं साथ में बताती हुई चलती हूँ जो संबद्ध होती हैं उसी से। तो आप 2-3 बार एक ही टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।